हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है उपसय संयोजक यौगिक और इस चैप्टर के अंदर हम लेक्चर 14 डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं धातु और कार्बोनिल के बीच की बॉन्डिंग। धातु कार्बोनिल के बीच की बॉन्डिंग की बात करेंगे, आबंध की बात करेंगे, यानी कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ये लेक्चर वैसे तो छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस जेईई मेंस में, नीट में भर भर के आए हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसलिए इस टॉपिक को डीपली समझना है ताकि आपकी जो तैयारी है वो कंपटीशन की भी हो जाए और आपकी तैयारी बेटा बोर्ड लेवल के भी हो जाए अच्छे से। तो ये बात दिमाग में रखना, अगर आप नीट या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है। हालांकि इस लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स है बस वो दिमाग में डालने हैं। बाकी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ हमने नीट के क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हैं, 4-5 क्वेश्चंस, तो उनको भी हम देखेंगे कि कौन से सन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। हम बात करें धातु कार्बोनिलों में आबंधन यानी कि मेटल्स, बॉन्डिंग इन मेटल्स कार्बोनिल। हम यहाँ पर मेटल और कार्बोनिल के बीच की बॉन्डिंग के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एज ए लिगेंड और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। भाई लिगेंड की तरह तो बहुत सारे समूह काम कर रहे हैं ना, जैसे Cn माइनस भी करता है, Cl माइनस भी करता है, F माइनस भी करता है, NH3 भी है, NO2 माइनस भी है, बहुत सारे लिगेंड है, लिखवाए थे आपको। हम यहाँ पर मेटल और कार्बोनिल के बीच की बॉन्डिंग के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें स्पेसिफिक है, कुछ बातें अलग हैं। वो अलग बातें हमें यहाँ पर सीखनी है आज, समझ रहे बात को। और वो अलग बात क्या है वो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की, किसकी बेटा, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की, तो याद होगा आपने स्पेक्ट्रमी रासायनिक जो श्रेणी है वो हमने किसके ऑर्डर में लिखी थी, वो हमने लिखी थी बेटा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी कि लिगेंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो अब यहां पर हमने देखा था कि जो विपाटन ऊर्जा है, यानी कि जो हमारे पास डेल है, यानी कि मेरे पास ये 5d कक्षक थे, इनको ज्यादा स्प्लिटिंग करी Eg और T2g के अंदर, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल नॉट था। ये जो डेल नॉट है इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये जो एनर्जी का गैप है ये सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिला था, हमें CO के अंदर देखने को मिला था। CO का किससे ज्यादा होता है बेटा, Cn माइनस से, फिर यहाँ पर En था, फिर NH3 था। इस तरीके से आप यहाँ पर बेटा H2 ले सकते हो, ऐसे यहाँ पर FCl Br माइनस। अगर हम कुछ चंद लिगेंड्स की बात करें। अच्छा, तो अभी आपने देखा था ये जो CFT के आधार, ये बात CFT ने बताई थी, आपने CFT थ्योरी पढ़ ली। अब CFT जो है वो बात करती है मेटल और लिगेंड के बीच आयनिक बंध की, किसकी बेटा, आयनिक बंध की। और जबकि मेरा CO आयनिक नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, तो स्प्लिटिंग तो ज्यादा उसके कारण होनी चाहिए थी जो आयनिक होगा। भाई Cn माइनस, चलो समझ में आ गया आयनिक है, CO तो आयनिक नहीं है। CO ज्यादा स्प्लिटिंग क्यों शो करता है, ये परबल लिगेंड क्यों है, ये परबल लिगेंड क्यों है, समझ में आ रही है बात मेरी, ये परबल लिगेंड क्यों है, सबसे परबल लिगेंड क्यों है। याद होगा मैंने आपको बताया था परबल लिगेंड कौन होता है, जो मेटल के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाए। जितना ज्यादा लिगेंड मेटल से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा वो परबल लिगेंड हो जाएगा। लेकिन CFT कह रही है कि ये जो स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी
उतना ही प्रबल लिगैंड होगा। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें देखने को मिलती है? CO के अंदर। तो अब इसी चीज को हमें समझना है कि CO के अंदर बेटा कुछ खास बात क्या है, वो खास बात हमें समझना, राइट। तो उसे समझ लेंगे हम, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो बात चल रही है वो हमारे पास केवल और केवल होमोलैप्टिक के अंदर चल रही है। होमोलैप्टिक किसे बोलते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड होंगे। और कौन से वो लिगैंड की बात हो रही है? कार्बोनिल की। तो हम ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक की बात कर रहे हैं जिसमें केवल लिगैंड कौन होगा? कार्बोनिल होगा। कौन होगा बेटा? कार्बोनिल होगा, राइट। तो आप यहां पे लिख भी दिया, यौगिक जिनमें केवल कार्बोनिल लिगैंड, उन्हें होमोलैप्टिक बोलते हैं। तो ऐसे यौगिक की बात हो रही है जिसमें केवल लिगैंड कौन होगा? कार्बोनिल होगा। अधिकतर संक्रमण धातु द्वारा बनाए जाते हैं। जो कार्बोनिल लिगैंड, सॉरी, ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है कार्बोनिल के, ये ज्यादातर किस धातु के द्वारा बनाए जाते हैं बेटा? संक्रमण धातु। जैसे मेरे पास निकिल, आप जानते हो संक्रमण है, Na4 बनाता है। नाम है, आप लिख सकते हो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 0। नाम लिखाना सिखाया था यूपीएससी। न्यूट्रल है इसलिए 4 है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। जैसे हमारे पास FeCO5, इसका नाम क्या लिख सकते हो? बिल्कुल पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, आयरन। हाँ, यहां पर आप इसको आयरन लिखोगे, ना फेरस ना फेरिक, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। आयरन, आयरन। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी क्या है बेटा? हमारी 0 है। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। अगर मैं बात करूं यहां पर क्रोमियम CO6, इसमें अगर हम लिखें तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, क्रोमियम 0। तो ये सब के सब आप देख सकते हो, ये संक्रमण धातु। इनकी जो बेटा ज्यामिति आती है वो भी सिंपल आती है, सरल आती है। जैसे अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूंगा तो इसकी ज्योमेट्री होगी मेरे पास टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फल की। चतुष्फल के। इसकी बात अगर हम करें तो इसकी होगी हमारे पास त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, यानी कि ट्रायोगोनल बाइपिरामिडल, राइट। और अगर इसकी बात करें हम तो इसकी ज्योमेट्री होती है हमारी अष्टफल की, अष्टफल की मतलब ऑक्टाहेड्रन। तो इनकी ज्योमेट्री सिंपल हुआ करती है। इसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो, ध्यान से सुनना बेटा। इनकी प्राय सरल संरचनाएं होती है, इनकी जो संरचनाएं होती है वो सिंपल होती है। जैसे आप देख सकते हो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 कैसा होगा? चतुष्फल की होगा। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 कैसा होगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जबकि हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 कैसा होगा? अष्टफल के होगा। अब इनकी ज्योमेट्री भी बना लेते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ज्योमेट्री दे रखे है तो ज्योमेट्री बना लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बेटा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल की, यहां पर दिखा देता हूं NiCO4 की अगर बात की जाए तो चतुष्फल के स्ट्रक्चर है। चतुष्फल के कैसा होता है आपको पता ही है। यहां Na, यहां आपको CO लेना है, यहां भी आपको CO लेना है, यहां CO लेना है और यहां CO लेना है। ये जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है बेटा, ये चतुष्फल की होती है। ये क्या होती है? चतुष्फल की होती है। नीचे लिख लेना चतुष्फल। अगर मैं बात करूं पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन क्या होता है? FeCO5, FeCO5।
अब ये जो है त्रिकोणीय द्विपिरामिड है, आपको एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाना है, सेंटर पे तो एफ ही होगा। त्रिभुज अगर आप बनाओगे तो ध्यान से देखना बेटा, एक सीओ यहां होगा, एक सीओ यहां होगा, एक सीओ यहां होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारा एक त्रिभुज होगा, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, राइट। और एक सीओ बेटा हमारा ऊपर होगा और एक सीओ हमारा नीचे। यह है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिभुज है, एक सीओ ऊपर और एक सीओ नीचे, है ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। हेक्सागोनल में अगर हम क्रोमियम की बात करें तो CrCO6 अष्टफल के स्ट्रक्चर होती है बेटा, और आप बहुत अच्छे जानते हो अष्टफल के स्ट्रक्चर को। मेरे पास क्रोमियम होगा, यहां पर एक सीओ यहां होगा, एक सीओ यहां होगा, ऐसे एक सीओ यहां होगा, एक सीओ यहां होगा। ये एक वर्ग बन जाता है, और इस वर्ग के एक सीओ ऊपर और एक सीओ नीचे। ये हमारे पास कैसी ज्योमेट्री आ जाती है बेटा, अष्टफल की ज्योमेट्री आ जाती है। तो आपने ज्योमेट्री को भी देख लिया अच्छे से, ज्योमेट्री भी समझ में आ गई आपको, और ये भी पता चल गया कि जो कार्बोनिल और मेटल जो बनाते हैं, ये जो बनता है ये संक्रमण धातु बनाते हैं, राइट। ये चीजें भी आपने देख ली होगी। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर 0 है। हाँ, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये बात भी आपको पता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक और बात आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं आपको, यहां पर अगर आप देखो नंबर ऑफ मेटल्स जितनी ज्यादा होंगी, यानी कि मेटल धातु के आधार पर हम न्यूक्लियोसिटी बताते हैं। जैसे यहां पर यहां पर Ni एक है तो मोनोन्यूक्लियर होगा, ये मोनोन्यूक्लियर, ओके। क्या होगा बेटा, मोनोन्यूक्लियर, राइट। अगर यहाँ पर निकिल 2 हो जाते तो डाइन्यूक्लियर कहलाता, फिर वो जो कार्बोनिल यौगिक है फिर वो क्या कहलाता है, डाइन्यूक्लियर। अगर यहाँ पर 3 हो जाते, जैसे अभी हम एक कंपाउंड डिस्कस करेंगे CO2 CO8, अब इसके अंदर आपको बताओ धातु कितने हैं, 2 है ना, तो इसे मैं कहूंगा डाइन्यूक्लियर। क्या कहूंगा बेटा, डाइन्यूक्लियर। अरे कुछ बात समझ में। अगर मैं यहाँ पर मेटल्स 3 ले लू, Fe3 मान लीजिए, Fe3 हो गया, CO12 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मेटल 3 है तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, ट्राई न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियरिसिटी जो है वो किसके बेसिस पर बताई जाएगी, धातु के नंबर के आधार पर बताई जाती है। अगर एक मेटल है तो मोनोन्यूक्लियर, 2 है तो डाइन्यूक्लियर, 3 है तो ट्राई न्यूक्लियर। तो ये बात भी आपको पता हो, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बात आपको पता हो। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और एग्जाम्पल देखिए बेटा, मेटल और कार्बोनिल के बीच के बॉन्डिंग के बारे में कुछ और एग्जाम्पल, जैसे डेका। अब डेका जानते हो, डेका का मतलब क्या होता है, डेका का मतलब होता है 10। डेका कार्बोनिल कितने, 10 है, मैं बना लेता हूं, CO भाई 10 है, डेका कार्बोनिल। मैग्नीज होता है भाई हमारा Mn, तो MnCO10 0। यहां पर डाइमैग्नीज होना चाहिए, डाइमैग्नीज, मैग्नीज 2 होगा ना, Mn2, डाइमैग्नीज Mn2। मैं देख लेता हूं, हाँ डाइमैग्नीज ही होगा बेटा। डाइमैग्नीज कहां पे है, ये रहा, तो यहां पे डाई कर लेना, इसको मिस्टेक हो गई, डाइमैग्नीज यानी कि Mn2 है बेटा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब वो आगे पढ़ो, वो क्या कह रहा है, 2 वर्ग पिरामिडी, 2 बनाते हैं, 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सी, वर्ग पिरामिड की, और उसके अंदर MnCO5 जो है ना इकाइयों से बना है। हर एक वर्ग पिरामिड किससे बना है, MnCO5 से बना है। जो Mn यानी कि मेटल और मेटल के बीच की बॉन्डिंग है, आबंध से जुड़ी रहती है, जो मेटल और मेटल के बीच की बॉन्डिंग से जुड़ी रहती है, इसको समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेरे पास 2 Mn है, एक Mn ये और एक Mn ये आपस में बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं।
अब यहां पर आप देखोगे 10 CO है, एक Mn से 5 CO लग रहे हैं, देखो MnCO5, दूसरे Mn से भी कितने लग रहे होंगे, 5 CO लग रहे होंगे, और वो किस तरह की ज्योमेट्री बना रहे होंगे, वर्ग पिरामिडी बना रहे होंगे। तो चेक करते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना, यहां एक CO लगाओ, यहां एक CO लगाओ, यहां एक CO लगाओ, राइट। सेम यहां एक CO लगा लो, यहां एक CO लगा लो, यहां एक CO लगा लो। अब आई थिंक ये स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा हो गया, इसको बढ़ा लेते हैं। Mn Mn, राइट। यहां एक CO है, यहां एक CO है, यहां एक CO है, सेम ऐसे यहां एक CO है, यहां एक CO है बेटा, यहां एक CO है, ओके। अब 2 CO बचे इस Mn से, तो एक CO आपको ऐसे लगाना है, ये रहा ऐसे बेटा, यहां पर एक CO ऐसे और एक CO ऐसे। अब आप चेक कर सकते हो 10 CO हो गए, 10 कार्बोनिल ग्रुप हो गए, 5 इस Mn से जुड़े हुए और 5 इस Mn से जुड़े हुए, 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 5। अब चूंकि यहां पर पांचों के पांचों Mn, पांचों के पांचों Mn, सॉरी पांचों के पांचों कार्बोनिल Mn से बॉन्डेड है, Mn से जुड़े हुए हैं, इधर भी पांचों के पांचों जो CO है वो Mn से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के ग्रुप को, इस प्रकार के CO को हम बोलते हैं टर्मिनल। ये वर्ड नोट करते जाना बेटा, ये एग्जाम में आते हैं कंपटीशन में। टर्मिनल CO, कितने टर्मिनल CO बेटा, यहां पर 10 के 10 CO क्या है, टर्मिनल है, क्योंकि 10 के 10 CO इधर भी Mn से जुड़े हुए हैं और इधर भी Mn से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे CO क्या कहलाते हैं, टर्मिनल CO कहलाते हैं। यहां पर अगर आपसे पूछ ले मेटल Mn और Mn के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक ही बन रहा है, Mn और Mn के बीच की जो बॉन्डिंग है वो एक ही है, ऐसे नहीं डबल बॉन्ड बन रहा है, एक ही बॉन्डिंग बन रहा है। यहां आपसे पूछ लें कि टर्मिनल बताओ, टर्मिनल जो कार्बोनिल है वो कितने हैं, 10 टर्मिनल कार्बोनिल है। अगर मैं आपसे पूछ लगू कि यहाँ पर कोई भी CO, ब्रिज, ब्रिज जानते हो, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब ये होता है कि A है और B है, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए किसी C का इस्तेमाल करा, तो C हमारा ब्रिज कहलाएगा, याद है ना, C हमारा क्या कहलाएगा, ब्रिज कहलाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर C मेरा, तो A, ये मान लो A है सपोज दैट, और ये मान लो B है मान लो, तो अब A को B से कनेक्ट अगर करना है, मान के चले, तो किसी C की जरूरत होगी, और C यहां पर कौन है, कार्बोनिल, तो ऐसा कोई कार्बोनिल है जो Mn से भी जुड़ा हो और इस वाले Mn से भी जुड़ा हो, नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें ब्रिज कार्बोनिल नहीं है, इसमें एक भी ब्रिज कार्बोनिल नहीं है। मैं जो बात बता रहा हूं वो एग्जाम में आई हुई बातें हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हर एक बात काम आएगी, इसलिए आप थोड़ा पॉइंट नोट करते चलो। ये छोटी छोटी सी बात है, यही एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, तो याद रखना Mn और Mn के बीच की बॉन्डिंग एक है, टर्मिनल कार्बोनिल 10 है, ब्रिज कार्बोनिल एक भी नहीं है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो एग्जाम्पल, यहां पर आओ, ऑक्टा, ऑक्टा बोलते हैं 8 को, कार्बोनिल, कार्बोनिल आप जानते हो CO है, यानी कि CO 8 है, डाई कोबाल्ट यानी कि कोबाल्ट कितने हैं, 2, तो मैं यहां लिख सकता हूं CO तो है 2, O छोटा बनेगा, कार्बोनिल CO कितने हैं 8, ये है बेटा, जिसके अंदर CO आबंधों में मेटल और मेटल के बीच आबंध है, प्रत्येक के बीच एक CO, दोनों के बीच एक CO, समूह, सेतु, सेतु मतलब ब्रिज भाई, यहां है ब्रिज के रूप में रहता है, ब्रिज के रूप में रहता है, प्रत्येक CO के बीच जो एक कार्बोनिल ग्रुप होगा वो ब्रिज के रूप में रहेगा, इसको समझते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आ चुकी है, जेईई मेंस में भी और नीट में भी, ध्यान सुनना बेटा, CO राइट। अब टोटल CO हमारे पास कार्बोनिल कितने, 8 है। अब उसने कहा कि ये जो CO है ना, प्रत्येक जो हमारे पास CO आबंधों में प्रत्येक के बीच एक CO सेतु के रूप में रहता है,
यहां पर भी जो एक CO होगा वो ब्रिज के रूप में रहेगा ऐसे, और यहां पर भी जो एक CO होगा वो ब्रिज के रूप में रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से प्रत्येक में, ऊपर से भी और नीचे से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, ऐसे बेटा, ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी। अब 2 CO हो गए, बचे कितने CO? 6, तो 3 इसके साथ और 3 इसके साथ, एक CO यहां पर, एक CO यहां पर, एक CO यहां पर, ऐसे ही एक CO यहां पर, एक CO यहां पर और एक CO यहां पर। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर कितने टर्मिनल कार्बोनिल है, यानी कि ऐसे कार्बोनिल जो केवल CO से जुड़े हो, दूसरे वाले CO से ना जुड़े हो। तो इससे तो 3 ये जुड़े हुए हैं और इधर बिना जो 3 ये है, तो टोटल टर्मिनल अगर बात करें हम, टर्मिनल कार्बोनिल यानी कि मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग जो है टर्मिनल वाली, वो कितनी है बेटा? 6 है। कार्बोनिल कार्बोनिल यानी कि कोबाल्ट कोबाल्ट, सॉरी कार्बोनिल कह रहा हूं, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच की जो बॉन्डिंग है वो तो एक ही है, एक ही तो बॉन्ड बनना है कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच, कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच की जो बॉन्डिंग है वो तो बनी है। लेकिन अगर ब्रिज कार्बोनिल की बात करें तो टोटल ब्रिज कार्बोनिल कितना है? यहां पर 2 है। तो ये स्ट्रक्चर को थोड़ा दिमाग में डाल लो और यहां पर ये भी बताओ कि कितने टर्मिनल हमारे पास कार्बोनिल है, यहां पर मेटल कार्बोनिल के बीच की बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। तो अब आगे बढ़ते, तो बेटा हमने इनके बीच ये सीख लिया कि मेटल और कार्बोनिल के बीच की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचनाएं है वो कैसी है, कौन सी संरचनाएं बन सकती है, वो सारी चीज सीखी। टर्मिनल हमने कार्बोनिल को सीखा, ब्रिज कार्बोनिल को सीखा, ब्रिज स्ट्रक्चर को सीखा। अब बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में कि मेटल और कार्बोनिल के बीच की बॉन्डिंग को समझते हैं, जिसे हम सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको समझना बेटा। अब होता क्या है, होता यह है कि मेरे पास मेटल है। अब आप जानते हो धातु के भारी कक्षा में जो डी कक्षक है वो 5 डी कक्षक होते हैं। 3 ऐसे कक्षक है जिनमें जो लॉब्स है वो अक्षों के बीच में, और 2 कक्षक ऐसे जिनमें जो लॉब्स है वो अक्षों के ऊपर है। तो ऐसे में यहां पर कक्षक बना रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये वाला जो कक्षक है वो तो अक्षों पर है, और ये वाला जो कक्षक है वो अक्षों के बीच में है। ये वाला कक्षक भी हमारा अक्षों के बीच में है। तो एक काम कर लेता हूं, इसको चेंज कर देता हूं, इस कलर से ले देंगे। ये मेटल। अब कार्बोनिल की अगर बात की जाए, किसकी बेटा? कार्बोनिल की। ये मेरे पास कार्बन है, यहां डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। सेम मेरे पास अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास कक्षक होते हैं, और हमारे पास कार्बन के पास भी कक्षक होते हैं। ये रहा, ये कक्षक। बात समझ में आ गई? अब कार्बन के पास जो होता है बेटा, कार्बन के पास जो होता है वो लॉन पेयर होता है। कार्बन के पास क्या होता है? लॉन पेयर होता है। अब ये अपना लॉन पेयर, अब ये अपना लॉन पेयर किसे डोनेट करेगा? मेटल को डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो मेटल के साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है वो कार्बोनिल का कार्बन कर रहा है, कार्बोनिल का कार्बन। तो आप बोल सकते हो मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग हो रही है भाई, क्योंकि मेटल के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है? कार्बन बना रहा है। कार्बन ही तो अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इसे बोलते हैं बेटा सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बना, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मुझे बताइए जो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कैसे बना? वो बना भाई जब कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या जब कार्बोनिल ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और डोनेट करने से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ। अच्छा,
ये मेरे पास जो कक्षक है वो है पाई स्टार। पाई स्टार किसे कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, या बस एंटी बॉन्डिंग कह दो बस। एंटी बॉन्डिंग क्या होता है बेटा? दो प्रकार के कक्षक होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एमओटी थ्योरी में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। दो प्रकार के कक्षक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एटम है, ये एक एटम है, बात करें मॉलिक्यूल की हम, तो इसका ये एक एटम और ये एक एटम, राइट। अब दो ही एटम है, दो आपस में एटम मिलेंगे तो दो ही अणु के कक्षक मिलेंगे, जिनमें एक कक्षक हमारा बॉन्डिंग वाला होगा और एक कक्षक हमारा एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। इस तरह की चीज देखी होगी। एंटी बॉन्डिंग को डिनोट कर देते हैं हम स्टार से। तो ये मेरा एंटी बॉन्डिंग है और ये मेरा बॉन्डिंग है। इस तरीके आपने एमओटी थ्योरी पढ़ी होगी 11वीं क्लास में, ठीक है। तो ये मेरे पास जो कक्षक है वो एंटी बॉन्डिंग वाला है, राइट। और ये मेरा पाई कक्षक है, बॉन्डिंग वाला है। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो मेटल है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के पास भी क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। होते नहीं होते भाई? धातु के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन देखे नहीं देखे? बिल्कुल देखे। तो मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण मेटल अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट कर देता है? वो किसको डोनेट कर देता है? कार्बन के एंटी बॉन्डिंग कक्षक, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग कक्षक को। यानी कि यहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग से कौन सा बंध बना? पाई बंध, पाई बॉन्ड। हाँ, याद आ रहा होगा सीएफटी थ्योरी में कि सर आपने इसका एक्सप्लेनेशन बताया था सीएफटी थ्योरी का, कि ये पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बैक बॉन्डिंग नहीं बता पाई। ये नहीं बताया भाई कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है, मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है, पाई बंध बनता है, ये थ्योरी जो सीएफटी थ्योरी है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बोनिल को। कार्बोनिल तो कर ही रहा है, कार्बोनिल करने से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। लेकिन मेटल भी डोनेट करता है कार्बोनिल को, इसके डोनेट करने से कौन सा बंध बन रहा है? पाई। जब सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, पाई बॉन्ड भी बन रहा है, तो अब बताओ इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? भाई पहले तो हमेशा मेटल और सीएन के बीच जो बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। मेटल और अमोनिया के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यानी कि किसी भी लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है मेटल और लिगेंड के बीच, वो केवल सिग्मा बॉन्ड है। जबकि कार्बोनिल के बीच सिग्मा के साथ साथ पाई बंध भी बनता है, यानी कि डबल बॉन्ड बन रहा है। और अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो बताओ मेटल और कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड मजबूत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर मजबूत हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग मजबूत है, तो इसका मतलब CO एक परबल लिगेंड है और सबसे परबल लिगेंड होगा, क्योंकि CO के केस में ही ये देखने को मिलता है कि यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाती है, पाई बंध बन जाता है। तो अब यहां पर आपको ये डायग्राम तो हमने आगे स्लाइड में ले रखा है, तो इसको तो मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां पर आपको, अच्छा इसको एक और बात दिमाग में डाल लो, इसको एक और बात दिमाग में डाल लो। क्या डालनी? ये जो हमारे पास बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसी को बोलते हैं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग, या इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? मेटल CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है, जिससे पाई बंध बन रहा है। इसी इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं और इसी बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग ये वाली नहीं है बेटा जिससे सिग्मा बंध बन रहा है, नहीं। सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन सी है? जिससे पाई बंध बन रहा है, ये है सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये है सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये जो पाई बंध है वो कैसे बन रहा है? मेटल कार्बन के यानी कि कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा या ओवरलैपिंग करेगा, और डोनेट करने से यहां पर बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम पाई बंध बोलेंगे, क्योंकि पहले सिग्मा बन चुका है, सिग्मा एक ही बन सकता है। अब सिग्मा के बाद जो बॉन्डिंग होगी वो पाई होगी, तो सिग्मा बन गया था, तो अब जो बॉन्डिंग हुई वो पाई बॉन्डिंग हुई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है
कि हमारे पास जो मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है, मेटल और कार्बन की, या कार्बोनिल कह दो, इसके द्वारा सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये बात आपको पता हो। दूसरा पॉइंट, मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बोनिल को, मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, कार्बोनिल को, तो फिर कौन सा बंध बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा, पाई बॉन्ड बनता है। अब सुनो बेटा, बहुत अच्छे सुनना, मेटल, मेटल भाई ये तो कॉमन बात है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब मेटल सीओ के साथ बॉन्ड बना रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और वो पॉइंट्स क्या है, ध्यान से सुनना। हमारे पास तीसरी बात, हालांकि एक एक बात लिख रखी है, फिलहाल समझ लो तीसरी बात क्या है। मेटल ने बॉन्ड बनाया, इस तरीके से दिखा देता हूं, मेटल, कार्बन ने बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, और ये बॉन्डिंग कहलाई सिग्मा, राइट। अब भाई मेटल भी तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये बॉन्ड कहला रहा है पाई। ये कौन सा कहला रहा है, पाई। अब सुनो बेटा, मेटल और कार्बन के बीच जितनी स्ट्रॉन्गनेस आएगी, ये जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक हो जाएगा। हाँ, अब थोड़ी बात समझ में आ ली, यहाँ पे लॉजिक लगने वाला है। अगर नीट जेईई मेंस करना चाहते हो तो इस लॉजिक को समझ लो कि किस पर क्वेश्चंस आते हैं, समझ लो अच्छे से। मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी मजबूत होगी, यानी कि बैक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग, बैक बॉन्डिंग, सिंपल सी बात है कि बैक बॉन्डिंग पर बात चल रही है, बैक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग, जितनी मजबूत, भाई सीओ के बीच का बॉन्ड उतना ही कमजोर हो जाएगा। ये मजबूत हो रहा है तो ये कमजोर होता जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाता रहेगा तो फिर कार्बन को छोड़ता रहेगा, ये बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। ये बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग जितनी वीक होगी, सीओ के बीच का बॉन्ड उतना ही मजबूत हो जाएगा, सीओ के बीच का बॉन्ड उतना ही मजबूत हो जाएगा। अब ये बॉन्डिंग कब मजबूत होगी, जब मेटल बैक बॉन्डिंग करेगा, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, जितनी तेजी से बॉन्ड बना लेगा, उतना ये मजबूत हो जाएगा, उतना ये कमजोर हो जाएगा। और ये बात डिपेंड करेगा मेटल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन घनत्व के ऊपर। यानी कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल्स के पास, बॉन्डिंग करने की क्षमता, बैक बॉन्डिंग करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, बैक बॉन्डिंग करने की क्षमता उतनी कम होगी। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट ये है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या मैं कहूं, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब जानते हो घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी। बैक बॉन्डिंग क्या करेगी बेटा, मैं इसे रफ कर देता हूं। बैक बॉन्डिंग क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। और अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी तो फिर क्या होगा, सी और ओ के बीच का बॉन्ड वीक होगा। भाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही ना, तो फिर सी और ओ के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। राइट, तो ये बात आपको बताना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो फिर सी और ओ के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको। हाँ, यानी के एम और सी के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो फिर सी और ओ के बीच बॉन्ड वीक, ये वीक होगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखो तो मेटल और सी के बीच का बॉन्ड वीक, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो सी और ओ के बीच बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
छठी बात आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। अगर मेरे पास मेटल के पास डाई पॉजिटिव है तो इसकी बैक बॉन्डिंग कम है बेटा एम डाई पॉजिटिव से, एम पॉजिटिव से। इसकी बैक बॉन्डिंग कम है एम से, और एम की कम है एम माइनस से, एम माइनस की कम है एम डाई नेगेटिव से। बैक बॉन्डिंग ज्यादा कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मेटल पे जितना ज्यादा नेगेटिव होगा बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, अरे पहले चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बैक बॉन्डिंग भी कम होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जल्दी से नोट करो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये देख सकते हो स्क्रीन पे सारी की सारी चीजें दिखाई हुई है, ध्यान से सुनना बेटा। धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन, मेटल और कार्बन आबंध में सिग्मा तथा पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है उसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बंध भी बनता है। अब ध्यान से सुनना, मेटल कार्बन सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के, जो सीओ है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। यहां पर आप देख सकते हो, साफ साफ देख सकते हो, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है और इसके पास मेरे पास ये कक्षक है, ये रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? मेटल के खाली डी कक्षक में, धातु के खाली डी कक्षक में। और कौन सा बंध बनाएगा? सिग्मा बंध। याद होगा सिग्मा बंध कब बनता है? अक्षों पर बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, आपने पढ़ा होगा सिग्मा और पाई बंध। और अक्षों पर अगर बन रहा है तो ये कक्षक भी अक्षों पर होना चाहिए, और अक्षों पर केवल दो ही कक्षक होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो सिग्मा बंध बना रहा है धातु का कौन सा कक्षक बना रहा होगा? अरे भाई यही तो बात नोट करनी है, कौन सा कक्षक बना रहा होगा धातु का? कौन सा वाला भाई? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। याद रखना, ये जो मेटल, ये जो कार्बोनिल ग्रुप अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल के खाली कक्षक में, ये खाली कक्षक किसका है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, क्योंकि अक्षों पर तो ये होगा। दूसरी ओर हमारे पास दूसरा बात सुनो बेटा अच्छे से, एमसी पाई बंध, जो एम और सी के बीच बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, पाई बंध बन रहा है, वो धातु के पूरित डी कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं सीओ को, कार्बोनिल को, के रिक्त प्रति आबंधन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स उसके पाई स्टार कक्षक में दान करने से बनता है। ये जो मेटल है ये रहा, मेरे पास ये कक्षक है ये रहा। अब इसके द्वारा ये रहा, यहां पर जो लॉन पेयर है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो डोनेट करेगा कार्बन के एंटी बॉन्डिंग कक्षक में। ये रहा एंटी बॉन्डिंग कक्षक है बेटा, ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग कक्षक में ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करने से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। अब ये कौन सा कक्षक है धातु का? तो आपको पता है जो पाई बंध बनता है वो कब बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये कौन से कक्षक आ जाएंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये वाले कक्षक आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब और अच्छे सुनो बेटा, धातु से लिगैंड का आबंध एक सहक्रियाशीलता का प्रभाव, जिसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, हिंदी में तो कहते हैं सहक्रियाशीलता और इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जी। तो इसी को हम सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, या फिर ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग, राइट, उत्पन्न करता है, जो सी और धातु के बीच आबंध को मजबूत बनाता है, जिससे यहाँ पर धातु और कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? मजबूत। तो क्या ये बात आप सीख चुके हो? यहाँ पर मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें थी सब आपको डिटेल में समझा दी, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब हम कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनो, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Mn2CO10 हमने पढ़ा था ये इसी लेक्चर के अंदर, एंड CO2CO8 स्ट्रक्चर है, रखता है, ये स्ट्रक्चर रखते हैं। और यहां पर पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला ए पार्ट है मेटल मेटल लिंकेज। क्या अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखो बेटा,
मेरे पास ये Mn है, ये Mn है, और 10 CO है, तो इस CO से भी 5 जुड़ रहे हैं, इस CO से भी 5 जुड़ रहे हैं। आपको पता है एक CO यहाँ, 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 ऐसे ऐसे यहाँ एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ और एक CO यहाँ। ये रहा स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर भी ले लेते हैं, CO, ये रहा CO। अब आप जानते हो इन दो CO के बीच क्या होगा बेटा, ब्रिज। स्ट्रक्चर समझा दी थी मैंने आपको, ब्रिज क्या होगा बेटा, ब्रिज बनेगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। तो सबसे पहली बात उन्होंने कहा मेटल मेटल लिंकेज, धातु धातु आबंध। क्या है यहाँ पर, धातु धातु आबंध। बिल्कुल, मेटल और मेटल के बीच की बॉन्डिंग देखने को मिली, मेटल और मेटल के बीच बॉन्डिंग देखने, तो ये बात तो है, ये बात सही है बिल्कुल। दूसरा, टर्मिनल CO ग्रुप्स है, इसके पास भी टर्मिनल CO ग्रुप है और इसके पास भी टर्मिनल CO ग्रुप है, तो दोनों के पास टर्मिनल CO ग्रुप है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, ब्रिजिंग CO ग्रुप्स, इसके पास तो ब्रिजिंग CO ग्रुप है बट इसके पास ब्रिजिंग CO ग्रुप नहीं है, तो ये वाली बात दोनों के पास नहीं है। एक के पास तो है, इसके पास तो है बट इसके पास नहीं है। वो कह रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर रखते हैं, दोनों के बारे में बताना है, तो भाई यहाँ ब्रिजिंग CO है बट यहाँ ब्रिजिंग CO नहीं है, इसलिए ये वाली बात गलत हो जाएगी। चौथी बात देखो, मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल यहाँ भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और यहाँ भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ABD। कहाँ है ABD, तो ओनली ABD, ना ये है ABC, भाई C तो है नहीं ना, इसमें भी C है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी C है, ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा आंसर 4, राइट। तो आपको ये आंसर समझ में आ गया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2022 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को चेक करो बेटा, ध्यान सुनो। वन इज द लेबल एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल एज असर्शन R, रीजन आल्सो, रीजन आर। तो असर्शन और रीजन के टाइप का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा असर्शन ए असर्शन क्या कहता है, इसको समझते हैं बेटा, ध्यान सुनो। उसने कहा द मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इन मेटल कार्बोनिल्स में रखता है बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। क्या आपको ये बात पता है कि मेटल कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है, उसके अंदर जो मेटल कार्बोनिल्स है उसके अंदर सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स पाए जाते हैं? क्या ये बात है? तो बिल्कुल है। मेटल और कार्बोनिल के बीच सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है, ये बात आपको पता ही है और पता भी होगा। आगे देखो बेटा, रीजन असर्शन ए है, राइट, ट्रू बात है, बिल्कुल सत्य बात है। रीजन आर देखो, रीजन क्या, रीजन आर द लिगेंड टू मेटल्स बॉन्ड, जो लिगेंड है दो मेटल्स बॉन्ड इज ए पाई बॉन्ड एंड मेटल टू लिगेंड्स बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड। ध्यान सुनो, वो कह रहा है लिगेंड, यानी कि लिगेंड तो यहां CO है, तो CO और मेटल, वो कह रहा है लिगेंड टू दो नहीं है, मतलब टू है, टू लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल जो बॉन्ड बन रहा है वो तो है पाई। ये कह रहा है लिगेंड टू मेटल बॉन्ड, लिगेंड से मेटल की तरफ जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, पाई। एंड मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड जो बॉन्ड है वो है सिग्मा। क्या ये बात सही है? मुझे बताओ भाई जल्दी से, क्या ये बात सही है या नहीं है? क्या ये बात सही है या नहीं है? मतलब जब मेटल इलेक्ट्रॉन CO को डोनेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पाई बंद बना रहा है, तो क्या ये बात सही है? नहीं भाई, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बनाता है सिग्मा बंद, लेकिन जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बनाता है पाई बंद, उल्टा है। इसका मतलब रीजन क्या है, गलत है। रीजन क्या है, गलत है। तो यहां पर देखो आंसर में पहला ए इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट, तो बात गलत हो गई क्योंकि A तो करेक्ट है, ये तो सही है, हाँ ये बात गलत होगी। दूसरा बोथ A एंड R
आर करेक्ट, ए भी सही है और आर भी सही है, आर तो सही नहीं है भाई, तो इसलिए रॉन्ग बात हो गई। दूसरा देखो, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ए भी सही है और आर भी सही है, नहीं भाई आर सही नहीं है, इसलिए ये बात भी गलत हो गई। अब देखो, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, ए करेक्ट बात है लेकिन आर करेक्ट बात नहीं है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर भी। तो आंसर क्या होगा बेटा, 4 आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है, आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज, यानी कि FeCO5 इज है टेट्रा न्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर। मैंने बताया था न्यूक्लियर सिटी किसके बेसिस पे बताई जाती है, नंबर ऑफ मेटल्स के बेसिस पे। अगर मेटल्स एक है तो मोनोन्यूक्लियर, अगर मेटल 2 है तो डाइन्यूक्लियर, अगर मेटल 3 है तो ट्राइन्यूक्लियर, अगर 4 है तो टेट्रान्यूक्लियर। लेकिन यहाँ कितना है, एक है, और एक अगर है तो ये कैसा होगा बेटा, मोनोन्यूक्लियर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कौन से उसमें आया हुआ बेटा, नीट 2016 का क्वेश्चन है। नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट, जो नीचे दिए गए हैं इनमें से बताना है कि CO के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो सबसे लॉन्गेस्ट किसके अंदर है। ठीक है, हालांकि उन्होंने दिया है कि फ्री अवस्था में जब C और O के बीच की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो कितनी होती है, 1.128 एंगस्ट्रोम। मुझे बताना है सबसे लार्जेस्ट CO बॉन्ड कहां है। तो ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बताया था मेटल जब बॉन्ड बनाता है C के साथ, ये सिग्मा और ये पाई, C के साथ, तो ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, यानी कि इसकी बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, जितनी आसानी से ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा, जितनी आसानी से बैक बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये बॉन्ड उतना छोटा होता जाएगा। भाई बॉन्डिंग मजबूत, बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही छोटा होगा ना, जितना कमजोर होगा उतना बड़ा होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा ये उतना वीक हो जाएगा, और वीक बॉन्ड होता है लार्ज, स्ट्रांग बॉन्ड होता है स्मॉल। तो ये स्मॉल और ये लार्ज, अगर ये लार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, ये बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी। खैर आपको कंफ्यूज नहीं होना, सुन लो अच्छे से, बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, ये जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, बॉन्ड उतना छोटा हो जाएगा। बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब अगर ये स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है तो ये वीक हो जाएगा, ये अगर वीक होगा तो वीक बॉन्ड कैसा होता है, लार्ज होता है। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग देख लो किसमें ज्यादा है, कौन बैक बॉन्डिंग ज्यादा कर रहा है। और बैक बॉन्डिंग ज्यादा करने का मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो मेटल के ऊपर, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो। यहां पर देखो MnCO6, यानी कि यहां पर Mn पे प्लस चार्ज, Ni न्यूट्रल है, CO माइनस, CO पे एक माइनस है, FeCO4 डाइनेगेटिव, Fe पे डाइनेगेटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, तो न्यूट्रल है ना बेटा, तो ये जो चार्ज है वो मेटल के ऊपर ही है, ये जो चार्ज है वो मेटल के ऊपर है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वो मेटल के ऊपर है। अब मैंने आपको बताया था चार्ज जितना ज्यादा होता है, यानी कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, उसकी बैक बॉन्डिंग करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग ये करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा करेगा तो C और O के बीच का बॉन्ड उतना ज्यादा वीक हो जाएगा, मतलब उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर वो कौन सा हो जाएगा बेटा, 4 आंसर हो जाएगा, FeCO4 डाइनेगेटिव। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें बेटा, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे कम बैक बॉन्डिंग Mn पॉजिटिव करेगा, किससे कम करेगा, Ni से, और Ni कम करेगा CO से, और CO माइनस, और CO माइनस कम करेगा Fe डाइनेगेटिव से। तो बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग मेटल C के साथ जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये उतना वीक हो जाएगा, और वीक बॉन्ड लार्ज होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्मॉल होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है,
आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है बेटा? कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नीट 2011 का क्वेश्चन है और क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। मुझे बताना है इनमें से किसके अंदर जो CO बॉन्ड है मेटल और CO के बीच, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। C और O के बीच का बॉन्ड बताना है कौन सा, कौन किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बैक बॉन्डिंग जिसमें कम होगी, बैक बॉन्डिंग जिसमें कम होगी, ये जिसमें कम होगी उसमें ये स्ट्रॉन्ग होगा, और बैक बॉन्डिंग कम किसमें है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। तो कमेंट करके आप बताना इसका आंसर क्या होगा, जरूर जरूर कमेंट करके बताना है आपको बेटा। देखो अगर हमने इतने सारे क्वेश्चंस कराए तो एक का तो आप कमेंट करके आंसर दे सकते। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।